हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहता पानी, दैट मीन्स रनिंग वाटर। बहता हुआ जल एक सशक्त कारक या अभिकर्ता है। प्रवाहित सरिताएं तेज गति से बहती हुई अनाच्छादन की क्रिया जो होती है उसको बहुत ही तेज़ी के साथ करती हैं। सरिताएं यानी कि जो नदियाँ होती हैं उनका उद्गम पर्वतों पर जो हिमनद यानी कि जो जमा हुआ बर्फ़ होता है उसके पिघलने के कारण होता है। अतः ये पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक कटाव करती हैं। ये वी आकार की घाटी जो होती है और कंदराओं का निर्माण करती हैं। मैदानी भागों में सरिता का प्रवाह मंद पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे मैदानी भागों में जो क्षेत्र है वो थोड़ा समतल होता है। इसी वजह से जब सरिताएं वहाँ से बहती हैं तो वहाँ पर उनका जो प्रवाह है, उनका बहने का जो की गति है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अतः ये धनुष आकार झील और बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। नदी समुद्र के निकट पहुंचकर अत्यंत मंद गति से बहती है। जैसे ही नदी समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, समुद्र के पास पहुंच जाती है, वैसे ही इसकी जो गति है वो और भी ज़्यादा धीमी हो जाती है। यह अपने मुहाने पर अवसादों का ढेर लगा देती है। जैसे जैसे नदी बहती जाती है तो उसके साथ जो भी बहकर आई हुई वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे कंकर हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब नदी के किनारे या नदी के मुहाने पर इकट्ठे होते चले जाते हैं और इस जमाव को डेल्टा नाम दिया गया है। ये जब अवसाद जमा हो जाता है एक जगह तो उसको क्या नाम दिया गया है? डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मुहाने पर बना हुआ सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मुहाने पर बना हुआ है। डेल्टा दक्षिणी भारत के तट पर बहने वाली नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, दक्षिण भारत के तट पर जो नदियाँ बहती हैं वो कभी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि इस तट पर उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा नदियों के जलोढ़क को बहाकर ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ज्वार भाटा अक्सर उत्पन्न होता है नदियों में, वो नदियों के जलोढ़क को उठा करके या अपने साथ बहा करके ले जाता है। उसके बाद है भूमि के अंदर का जल, अंडरग्राउंड वाटर। जब वर्षा होती है तब वर्षा का जल झीलों और तालाबों में जाकर इकट्ठा हो जाता है अथवा ढालदार भूमि पर नदी के रूप में बहने लगता है। जल का यह हिस्सा पृथ्वी के छिद्रों से होकर भूमि के अंदर धीमी गति से चला जाता है और फिर ऊपर की परत सूख जाती है। जिस तरीके से स्पंज होती है उसमें हम पानी डालते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सूख जाता है और उसके छेदों में से जो पानी है वो धीरे धीरे करके नीचे रिस जाता है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी होती है, जब वर्षा होती है तो उसका पानी जो है, वर्षा का पानी झीलों और तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और उसके अतिरिक्त या फिर ढालदार भूमि जो होती है उस के द्वारा नदी का रूप लेकर के वो वहाँ से पानी बह जाता है। जल का जो हिस्सा है वो पृथ्वी के ऊपर जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा रिस करके नीचे पहुँच जाता है और ऊपर की जो परत होती है वो सूख जाती है। और ये जल वहाँ की मिट्टी पर निर्भर करता है कि मिट्टी जो है वो वहाँ की किस प्रकार की है। अगर रेतीली मिट्टी होगी तो वहाँ पे पानी वो ज़्यादा सोखेगी, अगर रेतीली मिट्टी ना होकर के चिकनी मिट्टी होगी तो वहाँ पर पानी वो कम सोखेगी। सुखाने की इस प्रक्रिया से ऊपर की परत तक जल स्तर बढ़ जाता है। उसके बाद है हिमनद, दैट मीन्स ग्लेशियर। पर्वतों पर बर्फ़ की विशाल चट्टानों को हिमनद कहते हैं। आपने देखा होगा पर्वतों के ऊपर जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जमा हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं हिमनद। हिमनद ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ़ से ढके शिखरों पर जन्म लेते हैं। फिसलने वाला हिमनद अनाच्छादन का कार्य करता है। यहाँ पर पर्वत जो है वो यू आकार की घाटी बनाते हैं, सर्क और आउटवॉश प्लेन बनाते हैं। हिमनद के अवसाद के कारण निपेक्षित वस्तुओं का ढेर लग जाता है। हिमनद ही वर्ष भर सरिताओं को जल की आपूर्ति करते हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके पिघलने के कारण ही जो नदियाँ होती हैं वो सदैव बनी रहती हैं। हिमनद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है महाद्वीपीय हिमनद और दूसरा होता है घाटी हिमनद। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हिमनद है महाद्वीपीय हिमनद और दूसरा है घाटी हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत दूर तक फैले होते हैं। महाद्वीपीय हिमनद जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं।
ये धरातल को बर्फ़ की चादर से ढके रखते हैं। 1 मिलियन वर्ष पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग हिमनद की चपेट में था। ठीक है, 1 मिलियन पहले की बात अगर हम करें, अभी तो वहाँ पर बर्फ़ इतनी नहीं ढकी, लेकिन उससे पहले क्या था, 1 मिलियन साल पहले जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका थे वहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हिमनद की चपेट में था। घाटी हिमनद पर्वतों और घाटियों के शिखर तक फैला होता है। घाटी हिमनद अक्सर छोटे होते हैं। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से अधिक नहीं होता। इनका पिघलना नदी को जन्म देता है। उसके बाद है पवनें। प्रवाहित हवा या पवन भी अनाच्छादन का एक प्रमुख अभिकर्ता है। क्यों? क्योंकि जब पवनें बहती हैं तो वो अपने साथ जो अवसाद होता है उसको उठा करके ले जाती है, यानी कि जो हल्की फुल्की वस्तु होते हैं वो उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। पवन मरुस्थल में रेत के मोटे कणों और चट्टानों के टुकड़ों के साथ प्रहार करके शैलों को खंड खंड कर डालती हैं। ये पवनें जब मरुस्थलों में चलती हैं तो रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं, मोटे मोटे कण होते हैं, चट्टानों के टुकड़ों के साथ वो क्या करते हैं, प्रहार करते हैं और शैलों का जो खंड होते हैं उनको कर डालते हैं, मतलब शैलों को तोड़ देते हैं। इसकी निक्षेप प्रक्रिया से बालू का स्तूप, लोयस आदि का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है वेव्स यानी लहरें। सागर तटों पर लहरें भी अनाच्छादन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। लहरें सागर तटों की शैलों से टकराकर उन्हें खंड खंड कर डालती हैं। लहरों के कारण ही सागर के तटों पर पुलिन यानी कि बीच बन जाते हैं। ठीक है, सागर तटों पर जो लहरें होती हैं वो भी अनाच्छादन का काम करती हैं। लहरें सागर तटों से यानी कि सागर के तटों पर जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनसे टकरा करके उन शैलों को भी, चट्टानों को भी क्या करती हैं, उनके टुकड़े कर डालती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी बड़े से पत्थर पर बार बार चोट करते हैं तो क्या होता है, वो बार बार चोट करने के कारण वो पत्थर टूट जाता है। तो ठीक वैसे ही जो समुद्र तट पर लहरें उठती हैं वो चट्टानों से जब टकराती हैं तो उनके टकराने से जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं वो टूट जाते हैं। लहरों के कारण ही सागर के तटों पर पुलिन यानी कि बीच बन जाया करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है, बीच यानी कि समुद्र का किनारा। उसके बाद है मृदा एवं निर्माण यानी कि सॉइल एंड फॉर्मेशन, यानी कि जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। भूतल का ऊपरी मुलायम, भुरभुरी और उपजाऊ परत को मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मृदा। पृथ्वी की जो ऊपरी मुलायम सतह होती है, भुरभुरी होती है, उसी को हम मृदा कहते हैं। मृदा असंगठित कणों का ढेर होती है। मृदा का निर्माण शैल कणों के एकत्र होने से होता है। ठीक है, मृदा जो होती है यानी कि जो मिट्टी होती है उसका निर्माण कैसे होता है, शैल खंडों के एकत्रित होने से। अनाच्छादन के कारण इन शैलों कणों के एकत्र होने से होता है। अनाच्छादन के कारण इन शैल कणों में रासायनिक और जैविक परिवर्तन होने से मृदा बनती है। मृदा जैविक और अजैविक कणों का संयोग होती है, यानी कि मृदा का जो निर्माण है वो जैविक और अजैविक दोनों पदार्थों से मिलकर के बनता है। जैविक पदार्थ धीरे धीरे ह्यूमस में बदल जाते हैं और ह्यूमस मृदा की उत्पादन शक्ति को निर्धारित करती है। ठीक है, ह्यूमस जो है जैविक पदार्थ के कारण धीरे धीरे ह्यूमस का निर्माण होता है और ये ह्यूमस जो होती है वो मृदा की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। मृदा में जो छोटे बड़े कण होते हैं उन्हें अजैविक तत्व कहा जाता है। अपक्षय की क्रिया मृदा के निर्माण में सक्रिय सहयोग करती है। धीरे धीरे मृदा परतों में बदल जाती है। क्षैतिज रूप में जमी इन परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। भारत की मृदा को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा, उसके बाद चौथा है बहुस्थलीय मृदा और पांचवी है पर्वतीय मृदा। इन मृदाओं के बारे में विस्तार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपको होमवर्क में
स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको यू घाटी और वी घाटी में अंतर और उनके उदाहरण आपको लिखने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।